आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री घनश्याम शर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आयोजन के लिए बहुत प्रयास किए, आग्रह किया। हमारे बीच में भाई मदन शर्मा जी, श्री भूपराम शर्मा जी, गुलाब सिंह धीमान जी, शांति स्वरूप जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, गोपाल दास वर्मा जी, इंद्रदत्त जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे इस कार्यक्रम में महानुभाव। एक आग्रह हमारे समक्ष बहुत विनम्रता से रखा गया था कि थोड़ा सा समय निकालिए, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके साथ हम बैठ करके कुछ बातें करें। और उस दृष्टि से आज का ये समय निर्धारित हुआ और मैं यहाँ इस कार्यक्रम में जब आप सबके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी जिन्होंने परिवार की जिम्मेवारी के साथ साथ में समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया अपने जीवन में। उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। स्वाभाविक रूप से ये कहा जाता है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है और आप भी अपनी सेवाएं देते देते आयु के इस पड़ाव में भी प्रवेश किए हैं और अनुभव की दृष्टि से भी उस पड़ाव में प्रवेश किए हैं जहां समाज का आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज के लिए आप बहुत सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है। अगर हम कर्मचारियों के संदर्भ में और पेंशनर्स के संदर्भ में अगर हम बात करें, शायद मुझे लगता है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स अगर किसी देश में है वो हिमाचल प्रदेश है। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के ये भी बात सत्य है, कर्मचारियों और पेंशनर्स का इस जब लोकतंत्र का ये पर्व आता है, खासतौर से चाहे चुनाव विधानसभा का हो चाहे चुनाव लोकसभा का हो, उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जिस भूमिका को आप सब लोग करते हैं, मेरी ये मान्यता है कि आप सबका इस प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने जीवन में, अपनी सेवाएं देते हुए। और बहुत सारे साथी हम आज यहाँ पर भी जो उपस्थित हैं उनमें को अगर हम देखते हैं, भले ही वो एक कर्मचारी के नाते, अधिकारी के नाते उनकी सेवाएं जो है वो पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद समाज के प्रति अपना दायित्व से वो अभी तक भी जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं जिस प्रकार से वो अपनी सेवाएं जब कर्मचारी या अधिकारी थे उस वक्त भी देते थे। और इस सारी बात को लेकर के मैं इस बात को कह सकता हूं कि बहुत बड़ा उस योगदान से हम सबको सीखना है, समाज को भी सीखना है, सब लोगों को सीखना है। अगर ये आंकड़ा सही है तो मैं देख रहा था कि कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश में अगर टोटल नंबर बनता होगा पेंशनर का, कर्मचारियों का, तो ये कर्मचारियों का ही मेरे ख्याल में 4,33,000 के लगभग बनता है जो आंकड़ा बताया गया है। और जो पेंशनर्स का बनता है वो 6,53,000 के करीब बनता है। एक बहुत छोटा प्रदेश लेकिन एक बहुत बड़ा साइजेबल नंबर कर्मचारियों की उस दृष्टि से है।
और स्वाभाविक रूप से जब नंबर इतना ज्यादा है तो आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से है। मुझे हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बन करके जिम्मेवारी जब मिली सरकार के संचालन की बतौर मुख्यमंत्री, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब उस जिम्मेवारी के लिए मैं पहली बार जब सचिवालय गया तो कैबिनेट की पहली बैठक जब थी, मैंने एक फैसला ये किया कि हिमाचल प्रदेश में हम लोगों के बीच में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, कई बार हमको ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जो बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, बहुत मुश्किल से खड़े होते हैं, हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के हमसे आग्रह करते हैं कि हमें पेंशन दीजिए, पेंशन लगाइए। परिवार में सब कुछ होने के बावजूद भी पेंशन के लिए कहते थे। तो मेरे मन में वो भाव आया। कई बार मैं उन बुजुर्गों को पूछता भी था कि परिवार में हैं, बाकी लोग हैं, कई जगह तो ऐसी भी हमने स्थिति देखी कि परिवार में सब हैं, लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग पेंशन का आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है एप्लीकेशन दे करके। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगा कि आज का ये दौर जो हमारे जीवन का जो युग है, ये कली युग, इसमें ऐसी स्थिति, परिवार में सब कुछ होने के बावजूद अगर बुजुर्ग पेंशन मांग रहा है तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई वजह तो होगी, कहीं ना कहीं तो कमी होगी। बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान का भाव जो होना चाहिए, सेवा का जो भाव होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। कैबिनेट का पहला मेरा निर्णय लिया, मैंने 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का एक फैसला किया। बुजुर्ग सबको होना है, सबको इस दौर में से गुजरना है, और सबको जब इस दौर में से गुजरना है कि एक व्यवस्था कम से कम थोड़ी मदद की कोई गुंजाइश जहां से निकल सकती वो करनी चाहिए। और उस वक्त मुझे जब फैसला ले रहे थे हमारे अधिकारी मुझसे पूछ रहे, मैंने उनसे पूछा कि इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या होगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 60 और 70 करोड़ के लगभग इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो एक फाइनेंशियल ईयर का होगा। लेकिन जब बाद में जब नंबर जो सारा उसमें हमने देखा, नंबर बढ़ते, जो नंबर उस कैटेगरी का जो नंबर देखा, तो बढ़ते बढ़ते जो सारा एक आंकड़ा पहुंचा, तो मैं इस बात को लेकर के जो आंकड़ा पहुंचा, तो उस आंकड़े के मुताबिक जो है वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो है वो 60-70 करोड़ की नहीं, वो 250 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल इंप्लीकेशन थी। लेकिन हमने कहा ये फाइल जब आई मेरे पास लाई कि इस पर ये करना है या इस पर रिव्यू करना है, तो मैंने कहा इस पर रिव्यू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये निर्णय है, ये फैसला है। और बुजुर्गों के लिए आज के इस युग में हम सम्मान की दृष्टि से और क्या कर सकते हैं, यही मुझे लगा कि जो करना चाहिए हमने किया। और उसके बाद उस कैबिनेट की बैठक के बाद अगर मैं वहां से बाहर निकला तो सचिवालय के कर्मचारी वहां पर मिले। एक परंपरा भी है, वहां पर कर्मचारी मिलते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद वहां उन्होंने हमारा अभिनंदन किया, तो कहा कि जो हमारी डीए की किस्त जो है वो और भी कोई इश्यूज बताए थे उन्होंने, शायद एरियस के इश्यूज, डीए के इश्यूज को लेकर के। और उसी वक्त मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं आज बहुत लंबे प्रवास के दौर में से आकर के आया, मैं सारी चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने जो कर सकता था वो उसी वक्त मैंने वहाँ पर जो कर सकता था उसी वक्त में हमने वो डीए की किस्त देने की भी वहाँ पर घोषणा की थी। क्योंकि आप सबका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम पॉलिसी बनाते हैं सरकार में, कैबिनेट में फैसला करते हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर नीचे करने की अगर जिम्मेवारी होती है तो वो कर्मचारी ही करता है, उसके ही जिम्मे होता है। आप योजनाएं, आप डिसीजन जितना मर्जी कर लो, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन नीचे ठीक प्रकार से प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती है तो उस निर्णय का कोई औचित्य नहीं होता, उसका लाभ नहीं हो पाता। तो उस दिशा में हमने प्रयत्न किए और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा लगभग जो है वो
पूरा कार्यकाल का लास्ट ईयर को छोड़ करके सारा, उस वक्त तो आता है दबाव आता है कि ये रह गया, वो रह गया, ऐसा रह गया, वैसा रह गया। बहुत बड़ा एक कोऑपरेशन के साथ जो है, बहुत पूरे सहयोग के साथ कर्मचारियों की ओर से हमको हर जगह मदद मिली और पूर्व कर्मचारियों की ओर से भी मदद मिली। और उस दृष्टि से जहां घनश्याम जी यहाँ पर बात कह रहे थे, मैं थोड़े 2-4 पॉइंट्स का ही मैं जिक्र करूंगा, उसमें ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा। आपका एक मुद्दा था कि 65, 70, 75 का, और मुझे लगा कि ये सही मामला है, सही विषय है। इस विषय पर हमको आगे बढ़ करके हमको काम करना चाहिए। हमने उस दिशा में कदम उठाया, उस दिशा में बढ़ करके आगे आपको जो मदद कर सकते थे मदद करने की हमने कोशिश की। उसके बाद आगे बढ़कर के एक और विषय था जो है, जो पेंशन रिवीजन का इश्यू था, उसमें भी हमने कदम उठाया, प्रयास किया उस दिशा में। हाँ ठीक है, इश्यूज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं कर्मचारियों के और पूर्व कर्मचारियों के, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बेस्ट पॉसिबल उसमें हो सकता था वो करने की हमने कोशिश की पेंशन की जो रिवीजन के सिलसिले में। और उसके बाद एक और इशू था, बहुत छोटा सा इशू था, जो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आपको पहले ट्रेजरी में जाना पड़ता था, ट्रेजरी के चक्कर लगते थे, बहुत बड़ा वो प्रोसेस अनावश्यक रूप से था। उसको हमने पंचायत के सचिव के जिम्मे कर दिया कि उनके वहां से ही वो सर्टिफिकेट लेकर के, ताकि आपको चक्कर नहीं काटना पड़े, आप आसानी से घर के नजदीक सुविधा के साथ उस काम को, उस फॉर्मेलिटी को, औपचारिकता को पूरा कर सके। वो भी हमने फैसला किया। फिर एक दिन मेरे सामने ये भी विषय आया कि हमारे जो कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनका जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो पेंडिंग है, इलाज करके रखा है, लेकिन उसके बावजूद जो खर्च हुआ है उसका जो पैसा उनको नहीं मिला। तो हमने पैसा, काफी पैसा था वो देने को, लेकिन उसके बावजूद हमने एक साथ 10 करोड़ रुपए हमने अपनी, मुझे याद है अच्छी तरह से, 10 करोड़ रुपए हमने रिलीज किया, ताकि जिन हमारे साथियों ने जिनको अपने इलाज के लिए पैसा खर्च कर लिया, और उसमें से बहुत सारे लोग इलाज करने के बाद स्वस्थ हो गए, कुछ लोग स्वस्थ होने के इसमें होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो खर्च किया उसके कारण उनकी पीड़ा थी कि भाई जो पैसा खर्चा है उस पैसे को हमको अभी तक जो है वो नहीं मिल पाया। तो हमने 10 करोड़ रुपए एक साथ जारी किया था उस पर, और ताकि ये सुविधा उनको उस तरह से मिल सके। एचआरटीसी के हमारे कर्मचारी और पेंशन के सिलसिले बारे में हमने एक फैसला किया था कि भाई 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हर हालत में जो है आपको जो है वो सैलरी और जो पेंशन का जो है वो भुगतान होना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर के हमने वो ये कुछ चीजें हमने इस तरह से हमने वो फैसला किया था। 1-2 जगह उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आई थी एक आधी बार, लेकिन उसके बावजूद भी बदस्तूर उसको हमने जारी रखा, और ये भी हमने उस वक्त किया था। एक और चीज को लेकर के जिसको वर्तमान सरकार ने लागू करना था, ये लास्ट जैसे में हमारे फैसला किया था हमने, जो कैशलेस जो है हेल्थ फैसिलिटी का, जो पेंशन का जो फैसिलिटी का हमने जो जिक्र किया था, उसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार आएगी, लेकिन सरकार नहीं आई। तो लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने शायद अभी तक भी उसको लागू नहीं किया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक सुविधा वो आप सबके लिए होनी चाहिए थी। वो बहुत बड़ा उसमें कोई काम नहीं था, वो बहुत सरल काम था जिसको किया जा सकता था। और उसी तरह से एक हमारी जो हमारी कमिटमेंट थी जो आपके एरियर के सिलसिले में, और उसमें हमने जो एक किस्त हमने उसमें जारी कर दी थी, और 4 किस्तों के सिलसिले में हमने तय किया था कि नेक्स्ट 2 इयर्स में उनको हम निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे, उनको जारी कर देंगे, उनको उन जिम्मेदारियों को, ताकि आपको जो है एक फाइनेंशियल जो एक बर्डन के दौर में से, तंगी के हालत में जब गुजरना पड़ता है, उस दौर से आपको जो मदद कर सके। लेकिन वर्तमान सरकार का तो मैं कह सकता हूं कि अभी तक तो उन्होंने इस बारे में बहुत, और उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक फैसला किया था कि वो लाभ जो है वो पोता नहीं पड़पोतरे तक उनको 33 साल में 33 ईयर्स में उसका जो है बेनिफिट आप तक पहुंच रहा था। तो बड़ा जगनसाई हुई। बाद में शायद वो नोटिफिकेशन विड्रॉ किए उन्होंने, जब बहुत बड़ी जगह बिना सोचे समझे कोई फैसले करते हैं
बिना चर्चा करके जब फैसले लेते तो ऐसी परिस्थिति बनती है, हास्यास्पद स्थिति बनी उस तरह से। ये कुछ चीजों का मैं जिक्र कर रहा था, कुछ एक रेफरेंसेस, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत सारे आपके मसले ऐसे हैं जिन मसलों का समाधान अभी तक भी होना बाकी है। आज हम सत्ता में नहीं, विपक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जुड़े हुए हैं, वैचारिक दृष्टि से जुड़े हैं। चाहे एक मकसद हमारे सामने, एक लक्ष्य हम सबके सामने है कि एक अच्छे विचार के साथ काम करके देश हित में, समाज के लिए जो है हमको अपना योगदान देना चाहिए, उस दृष्टि से हम सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश का ये सौभाग्य है कि एक मजबूत नेतृत्व जिसकी जरूरत देश पर थी, आज वो पूर्ति नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। आज देश का नहीं, दुनिया का भरोसा हमारे नेतृत्व के ऊपर है। हम अभी कुछ दिन पहले दिल्ली एक कार्यक्रम के सिलसिले में गए थे, हमारा अधिवेशन था, और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में अपनी बात जब कही कि इन 10 वर्षों में जो देश के ऊपर भरोसा और नेतृत्व के प्रति जो भरोसा देश के नहीं दुनिया के लोगों ने जाहिर किया है, वो शायद ही आज से पहले कभी किया हो। आज चुनाव का दौर चला है। हम अगर पार्टी के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, स्वाभाविक रूप से हम तो कहेंगे कि भाजपा जीतनी चाहिए, भाजपा जीतेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि हम भावना की वजह से जुड़े हैं, विचारों की वजह से जुड़े हैं। लेकिन आज भरोसा इस कदर है कि आज देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आप जाएं, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर कोई संशय ही नहीं है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। वोट अभी पड़ने हैं, गिनती अभी होनी है, परिणाम अभी निकलना है, लेकिन देश इस बात को मान करके चला है कि देश में चुनाव का परिणाम आएगा तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पूरे देश भर में एक कोने से, और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को आगे बढ़कर के भी कहा कि देश के ही भरोसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि भरोसा इस कदर का है, और शायद देश के अंदर ये पहली बार इस प्रकार का दृश्य हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के दर्जनों देशों के निमंत्रण उनको प्राप्त हुए हैं बतौर प्रधानमंत्री। जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के महीने के आने वाले समय के उन प्रधानमंत्री जी को वहां आने का निमंत्रण एज मोदी जी नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनको निमंत्रण उन देशों में जिनका भारत के चुनाव से कोई लेना देना नहीं। दुनिया का भरोसा इस प्रकार से कि चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। ये इस तरह की एक परिस्थिति अगर हमारे देश के अंदर बनी है तो स्वाभाविक रूप से ये हमारा सौभाग्य कि ऐसा नेतृत्व हमारा, जिस नेतृत्व के प्रति भरोसा देश का तो है ही है, लेकिन दुनिया का भरोसा है। इससे पहले कभी देखने को, सुनने को नहीं मिला। जब चुनाव का दौर आता है तो चुनाव से पहले 4 महीने 6 महीने पहले ही सारी चीजें निरस्त होती जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं। चलो चुनाव का इंतजार करते हैं, परिणाम आने देते हैं, उसके बाद जो जीतेगा उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन यहां सब चीजें होनी है, लेकिन उसके बावजूद देश मान चुका है, दुनिया मान चुकी है कि आएंगे तो मोदी ही। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये बात कहूं कि देखिए, निर्णय करने की जो, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, निर्णायक नेतृत्व ये बहुत आवश्यक होता है। और उस दृष्टि से मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से जब देश के प्रधानमंत्री बने, अगर उनकी लोकप्रियता का हम ग्राफ देखें तो ये भी बहुत हमको चौंकाने वाला एक आंकड़ा आता है, चौंकाने वाली एक परिस्थिति आती है।
आमतौर क्या होता है कि एक चुनाव के लिए लोकप्रियता एक नेता की होती है, लेकिन दूसरा जब चुनाव आता है तब तक के लिए लोकप्रियता कम हो जाती है, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। और तीसरा चुनाव जब तक आता है तब तक के लिए और भी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। लेकिन यहां उल्टा है, जो मोदी जी की लोकप्रियता 2014 में थी, 5 वर्ष के बाद 2019 में और मजबूत हुई और ज्यादा बढ़ी और बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा वोटों से हमारी जीत हुई। 303 सीटें लोकसभा में 2019 के लिए चुनाव में मिली। और आज हम देख रहे हैं इस बात को भी, 2019 में जो मोदी जी की लोकप्रियता थी उससे ज्यादा लोकप्रियता 2024 में है। पूरा भरोसा देश पर। ये एक सामान्य परिस्थिति नहीं, मैं कह सकता हूं, इसलिए सामान्य परिस्थिति है ही नहीं। हम चुनाव लड़ते हैं, एक चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे चुनाव के लिए सांस फूल जाती है, भाई ये बचना कैसे है, ये चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कुछ लोग नाराज हो गए, काम किया है लेकिन फिर भी नाराज हो गए। लेकिन यहां मोदी जी सारी चीज को लेकर के, उनको कभी हमने उनके चेहरे में कभी शिकन नहीं, कौन नाराज है कौन खुश है ये विषय नहीं है उनका। मत उनके सामने सिर्फ एक ही है, काम करना, काम ही करना, काम ही करते रहना और अच्छा करने का प्रयास करना, और अच्छा करने के बाद और अच्छा हो सकता है उसके लिए प्रयास करना। ये उनके जीवन के काम करने के एक तरीका है, पद्धति है। और जिसके कारण आज हम देख रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं आपने अच्छा किया है लेकिन उसके बावजूद और अच्छा भी किया जा सकता है, उसके लिए प्रयास करो। हमेशा हम सब लोगों को इस प्रकार से बात कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक ताकत यानी कि जो हम सबको प्रेरित करती है। आज यहाँ पर डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत ज्यादा हमने ग्रोथ ली है पिछले 10 वर्षों में। हम इंटरनेशनल लेवल पर जो है जिस तरह से भारत इमर्ज हुआ है उसमें आज कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री कांग्रेस के यूपीए सरकार के भी रहे हैं, और मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो खड़े होते थे तो बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त नहीं होता था देश को, हमको खुद बुरा लगता था। लेकिन आज देखिए, अगर मोदी जी कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते हैं, जो बड़े बड़े देश के जो नेता हैं, जो मजबूत नेता, बड़े नेता हैं, वो अपने पांव को भी रोक नहीं पाते, अपने हाथ को भी नहीं रोक पाते। जहां मोदी जी खड़े हैं उस तरफ पांव चलते हैं, उस तरफ हाथ बढ़ता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि भारत यहां खड़ा है, पूरा विश्व सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के कुछ काम करने के तरीके होते हैं, उसमें उनका हमेशा ही कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने किया जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो मैं उस वक्त हिमाचल प्रदेश में विधायक था, और विधायक होने के नाते वहां से उनने मुझे एक जिम्मेवारी दी कि हिमाचल प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर बनना है, वो जिम्मेवारी आपकी जिम्मे होगी। तो हम उस जिम्मेवारी को निभा रहे थे, तो हम वहां गुजरात गए। तो वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जिस दिन वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, अडवाणी जी उस कार्यक्रम में आए थे वहां पर। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा भी काम करने का तरीका अलग है, मैं छोटा सोचता ही नहीं, कुछ बड़ा सोचता हूं। और शायद बोलते मेरे दिमाग का सर्किट ही ऐसा है जो बड़ा ही सोचते हैं। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आज से पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं सारी चीज को लेकर के की। मुझे लगा कि इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान देश को बनाने के लिए है। देश का जो स्वरूप वर्तमान में है, जहां 562 रियासतों को एक करने में उनकी भूमिका, सरदार पटेल जी की भूमिका है। अगर सरदार पटेल जी नहीं होते तो शायद देश का स्वरूप वर्तमान जो है ये इस तरह का नहीं हो पाता, क्योंकि रियासतें बहुत सारा विरोध कर रही थी भारत में विलय होने के लिए। लेकिन उन्होंने किया, और करने के बाद जो सम्मान उनका होना चाहिए इतने बड़े योगदान के मुताबिक, वो सम्मान उनको हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैंने तय किया कि
हम उनकी बड़ी प्रतिमा बनाएंगे तो लोग चलते चलते भी देखें कि ये कौन आदमी है, इसका योगदान क्या है, वो पूछने के लिए, जानने के लिए भी बस हो। तो इस तरह से हट करके सोचना वो उनके स्वभाव का हिस्सा है। अब देखिए आप, धारा 370 समाप्त होना, ये हम तो कल्पना नहीं कर सकते थे। अपने सोचा था कि जीवन का हमारा हिस्सा भी ऐसा निकल जाएगा जहां हम बोलते रहेंगे कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। लेकिन हुआ जब मजबूत नेतृत्व मिला, मजबूत मैंडेट मिला, और उस सारे इसमें आपने देखा कि हमने अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, धारा 370। हम सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि धारा 370 समाप्त हमारी आंखों के सामने हुई। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होगा और वो पूर्ण हो जाएगा, इस बात को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हमने देखा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी। 3 तलाक जैसे ऐसे मुद्दे जिस पर हम सोचते थे कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत नुकसान होगा, वोट का नुकसान होगा, वोट का नुकसान का विषय नहीं है, ये निर्णय करने का है, ये करना है। और महिलाओं के आरक्षण के सिलसिले में फैसला लिया जिस पर चर्चा होती रहती थी, लेकिन निर्णय नहीं होता था। आज निर्णय हो गया, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ पड़ा है। आज हमारी हिमाचल की विधानसभा में 1 महिला है और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो 22 महिलाएं होंगी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के। तो ये फैसले लेने के लिए बहुत हौसला और हिम्मत भी चाहिए। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने और आगे बढ़ करके कहा कि आने वाले समय में हम इस बात को लेकर के भी सोच रहे हैं, कि सोच नहीं रहे हैं, उनका है मन में एक भाव कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस तरह के कॉन्सेप्ट यानी कि लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाता है चुनाव में, हर महीने चुनाव, हर साल चुनाव। तो ऐसे में एक चुनाव हो पूरे देश के लिए तो देश के लिए अच्छी परंपरा रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने फैसले किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए खुशी की बात, जो भारत ने इकोनॉमी के क्षेत्र में जो हमने जो ग्रोथ ली है, वो एक बहुत बड़ा एक हमारा बहुत बड़ा एक मतलब अपने आप एक सम्मान की दृष्टि से हमको पहचान दिलाता है। और मोदी जी ने इस बात को कहा कि हम 5वें स्थान पे आए, 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आए। 5वें स्थान पर आने की अनुभूति थोड़ी इसलिए ज्यादा है कि जो देश हमको 200 वर्ष तक गुलाम रखे, यानी कि ब्रिटेन की बात कर रहे थे कि जो देश हमको 200 वर्षों तक जिस देश ने हमको गुलाम रखा, भारत को, और हम गुलामी की जिंदगी जी रहे थे यहाँ पर, वो 6वें स्थान पर आया और हम 5वें स्थान पर आए। और इसलिए इसकी अनुभूति जो है, आनंद की अनुभूति थोड़ी अलग तरह की है कि उस देश से भी ऊपर हो गए जिसने हम पर शासित किया, जिसने हम पर जो है वो गुलामी की। तो ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के जिक्र आता है। मुझे बहुत सारे विषयों पर अब नहीं कहना है, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आप सबके मसले हैं, कुछ का जिक्र यहाँ हुआ है और कुछ का जिक्र जो है वो उन्होंने कहा कि जब कभी सरकार बनेगी, एक जो कभी की अगर हम बात कहते हैं तो सरकार तो दिल्ली में तो तय है कि 4 तारीख के बाद सरकार बन जाएगी। 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी सरकार बनेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो एक बात बनी है कि ये 5 साल के बाद हमारी हिमाचल की जनता इस चीज का आनंद लेती है कि बदल करना है, बदलाव करना है, अच्छा करो, जो करो, जैसे करो, लेकिन मन में ठान लेते हैं। और हिमाचल के लोग इस बात को लेकर के बड़े स्पष्ट जैसे रहते हैं, बदलाव करते हैं, 5 साल के बाद बदलाव करते हैं। हमने प्रयत्न किया लेकिन फिर भी बहुत थोड़े अंतर से 36,000 वोटों का अंतर रह गया है हमारा और कांग्रेस का, और सिर्फ 0.9% के अंतर से हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक चीज को लेकर के जब हम जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र में 4 तारीख को सरकार बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो संभावनाएं इस दिशा में भी अब की बार ऐसी हालात बने हैं, पॉलिटिकल जो एक इस तरह की डेवलपमेंट जो हुई है हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये लग रहा है कि अब की बार
5 साल का इंतजार शायद नहीं करना पड़े और यहाँ बीच में ही दौर 16 महीने के बाद 17 महीने के बाद ये दौर आ जाए। और निश्चित रूप से हकीकत है, इस बात को मैं कह सकता हूं, टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार टिकी है, लेकिन नैतिकता की अगर हम बात करें तो सरकार है ही नहीं। बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद सरकार राज्यसभा की सीट आ जाए, 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में 9 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के 6 उसमें हैं और 3 निर्दलीय जो सरकार को समर्थन दे रहे थे, सरकार को चलाने में जो है वो मदद कर रहे थे, वो सरकार से अलग हो जाते हैं। ये छोटा विषय नहीं है, कारण कि नेतृत्व पर भरोसा नहीं, नेतृत्व में क्षमता नहीं, नेतृत्व में योग्यता नहीं, ये तमाम प्रश्न, तमाम सारी बातें जो है जाहिर हो गई है। और इस बात को लेकर के मैं कहता हूं, ठीक है, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि कैसे होगा, ये सब जवाब देने की आज की तारीख में आवश्यकता नहीं है। और यही प्रश्न हमसे पहले पूछते थे राज्यसभा के लिए, जब नॉमिनेशन हमने फाइल किया तो मुझे पूछते थे कि भाई क्यों कर रहे हो। मुझे 3 मंत्री आए मेरे पास, कहने लगे कि जयराम भाई आप क्यों ये नॉमिनेशन फाइल किए हैं। हमने कहा हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हमने नॉमिनेशन फाइल किया। बोलता आप हारेंगे। हमने कहा हमें मालूम है हारेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, हारने जीतना ये चला रहता है। बोलता आप बहुमत तो देखिए ना, हमारा 40 + 3 43 है, अब 25 है, आपकी जगह शाही हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में अच्छा रहेगा कि आप सर्वसम्मति से नॉमिनेशन वापस ले लो, सर्वसम्मति से चुनाव कराइए। हमने कहा नहीं होगा, अब की बार नहीं होगा, अब की बार लड़ करके देख लेते हैं। फिर कहने लगे सोच लो। हमने कहा सोच लिया, और जब परिणाम आया तो हम चुनाव जीते। और देखिए जो कह रहे थे 40 + 3 43 हम हैं, और हमें कह रहे थे आप 25 हैं, वो 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे। दौर ऐसा भी आता है। और आज वो कई तरह की बातें कह रहे हैं, उन बातों में कोई अर्थ नहीं है, और बातें जिम्मेवारी के साथ कहनी चाहिए। और बतौर मुख्यमंत्री उनको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अरे आपकी ही पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा कहती है कि न लोगों के काम हुए, न पार्टी के लोगों के काम हुए, न नेताओं के काम हुए, न विधायकों के काम हुए, इसलिए मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूं। कैसे लड़ेंगे चुनाव, कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए। हमने तो नहीं कहा, आपकी ही पार्टी के नेताओं ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, बात करते करते नहीं पत्रकार वार्ता में कहा। आपका मंत्री, कैबिनेट का मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र ये कह करके दे देते हैं कि मेरे पिताजी की वजह से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। और जब उनके दुखद मृत्यु के पश्चात हमने आग्रह किया अपने मुख्यमंत्री से, अपने सरकार से कि 2 गज जमीन चाहिए, वो 2 गज जमीन उनकी मूर्ति लगाने के लिए हमको उपलब्ध करने से मना कर दिया। और इसलिए इस हालात में मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं, मैं त्याग पत्र देता हूं। इसमें हम दोषी हैं क्या? कोई मंत्रिमंडल की बैठक में रोते रोते बाहर निकल जाते हैं, इसमें हम दोषी हैं क्या? स्वाभाविक रूप से सत्ता तो आ गई, लेकिन सत्ता संभालनी नहीं आई, सत्ता चलानी नहीं आई। और सत्ता सबके सहयोग से, सत्ता में सबकी सहभागिता, सत्ता में सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मैं ही ठीक हूं, मैं ही करूंगा, मैं ही सोचता हूं, मैं ही करता हूं, ये सोचना मुझे लगता है कि ये भी गलत होता है। और इसलिए तमाशा सरकार के सामने जो बना है आज की तारीख में, वो बना है। मैं उन सारी चीजों में जाने की आवश्यकता भी महसूस करता हूं। जो बातें आज आप सारा सुन रहे हैं, सारी चीजों को लेकर के, उन पर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह का एक वातावरण है। उसमें उस वातावरण में जब हिमाचल लोकसभा के सही मायने में तो चुनाव लोकसभा का था, लेकिन बीच में ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो आ गया, उसके कारण जो ये 6 उपचुनाव हो रहे हैं,
और 6 उपचुनाव के बाद आप कल्पना करिए 3 निर्दलीय विधायकों ने त्याग पत्र दे के रखा है और त्याग पत्र देने के बावजूद उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि हम इसको होने नहीं देंगे, इसलिए नहीं होने, मुझे मालूम स्वीकार करना है हमें, लेकिन उनके चुनाव इस चुनाव के साथ नहीं होने चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए, उनको लगता है कि 9 सीटों पर चुनाव हो जाएगा, जीतने की संभावना नहीं है। 9 सीटों पर भाजपा जीत जाएगी तो बहुमत उनका हो जाएगा, कांग्रेस अल्पमत में आ जाएगी, इसलिए नहीं कर रहे। ठीक है, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उनकी, वो करें, उसमें हमें। लेकिन जहां सरकार की बात आती है, सरकार, कांग्रेस की सरकार बात करें, किस बात की सरकार? बजट पारित करने के लिए 15 विधायकों को सदन से बाहर सस्पेंड करके उन्हें उठा करके फेंका। ये उचित बात है क्या? पूरे देश भर में जिस दिन बजट पारित होता है उस दिन कभी भी विधानसभा के ऑपोजिशन के विधायकों को न सांसदों को सस्पेंड किया गया, लेकिन यहां किया गया। अगर नहीं करते तो सरकार जाती, बहुमत नहीं था उनके पास, बजट पारित करना था और बजट पारित करने के लिए 15 विधायक सस्पेंड करके हमको उठा करके बाहर फेंक दिया। तो इस हालात में तो हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य आज की तारीख में है। तो इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है आज के इस अवसर पर, बाकी बातें होती रहेंगी, जो जिन बातों का जिक्र यहाँ घनश्याम जी ने किया, बाकी साथियों ने किया। सरकार बनेगी, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे आप सबका और कर्मचारियों के हित में भी। मैं यही कहूँगा, आओ इस बड़े कार्य के लिए, जहां देश का चुनाव है, वहां नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपकी शुभकामनाएं चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए।